राम राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर के लिए नए सिलेबस पर। पिछले बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने केवल बात की थी चैप्टर चला हुआ हमारा तरफ जाएगा प्राचीन भारत में गणित, प्रौद्योगिकी और विज्ञान। हमने प्रौद्योगिकी पर वीडियो बना दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हो। हम पहले बताया था हम पार्टों में करेंगे, तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था टेक्निक को, अब कर रहे हैं हम गणित। इस वीडियो हम करेंगे गणित को। भाई मैथमेटिक्स प्राचीन समय में कैसा था, भारत में मैथ की अलग अलग शाखाएं हैं जैसे कि बीजगणित, ज्यामिति, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो जल्दी से हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में गणित। गणित का सामान्य अर्थ गणना यानी गिनती है। गिनती मनुष्य की एक बुनियादी जरूरत रही है। मानव समाज अपनी विकास यात्रा में सरल से जटिल होता गया तो गणना भी जटिल होती गई। संख्याओं और स्थान का मापन, मात्रा और दिशा यानी कि आकार प्रकार हो या फिर समय का माप हो, हर एक क्षेत्र में गणना का महत्व बढ़ता गया है। अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों के मनुष्य ने गणनाओं की एक तार्किक प्रणाली को विकसित किया। वास्तव में गणनाओं का विज्ञान ही गणित है। अंग्रेजी भाषा में गणित को मैथमेटिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैथेमा से हुई है। मैथेमे का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का विषय। वर्तमान में आएगा यहाँ भाई, में लिख लेना। यह विषय तार्किक चिंतन, विविध अवधारणाओं और सूत्रों के साथ कंप्यूटर से जुड़ चुका है। जटिल से जटिल सवालों का तेजी से हल किया जा सकता है, लेकिन यह सब हमारे अतीत के समग्र संचित ज्ञान का परिणाम है। प्राचीन विश्व सभ्यता, जिसमें मिस्र, यूनानी, चीनी, मेसोपोटामिया सभ्यता का ज्ञान अर्जुन के इस क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है, यानी इन सभ्यताओं का भी इसमें योगदान रहा है। इस संदर्भ में लेकिन भारत का योगदान गौरव करने लायक है। भारत में गणित के महत्व को प्राचीन काल से ही समझा गया है। अब से लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पहले रचे गए वेदांग शास्त्रों में गणित को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। 9वीं सदी के जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य तो इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि गणित से बाहर कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने अपने ग्रंथ गणित सार संग्रह के अंत में कहा, अधिक कहना व्यर्थ है। इन तीनों लोकों में जो कुछ चर अचर यानी कि जो गतिशील और स्थिर, चर यानी कि गतिशील और अचर यानी कि स्थिर वस्तुएं हैं, उनका अस्तित्व गणित से अलग नहीं है। शून्य सहित 1 से 9 अंक समेत हमारी विश्व को देना, यानी ये सब भारत में दिए हैं विश्व को। यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन श्रेष्ठतम बौद्धिक देन तो विश्व को भारत की शून्ययुक्त दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति है। शून्ययुक्त दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति क्या होता है भाई, मैं बता देता हूं आपको। शून्य किसी भी स्थान पर, यानी कि इसके अगर हम परिभाषा देखें कि शून्य किसी भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान शून्य ही होता है, किंतु किसी अंक या अंक समूह के दाहिनी ओर शून्य लगने से वह उसका 10 गुना मान बढ़ा देती है। या फिर सिंपल शब्द में देखें तो जैसे कि ये 1823 लिखा हुआ है और 1900, तो ये क्या है आपके, यह दार्शनिक स्थानमान पद्धति में ही लिखा हुआ है भाई। जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें 1823 है, जैसे कि इकाई, ढाई, 3 से करेंगे ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अगर इनके अलग अलग लिखे तो ये कैसे है, देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के पीछे कितनी 3 जीरो है। अगर इनको ऐसे लिखेंगे तो हम, ये 3 जीरो है। 18 800 करेंगे, यानी कि 8 8 करेंगे, 8 के पीछे 2 जीरो है, और फिर 2 के पीछे 1 जीरो है, और 3 के पीछे कुछ भी नहीं है। ये है आपकी दार्शनिक स्थानमान पद्धति। इस तरह 1823 दार्शनिक स्थानमान पद्धति में ही लिखा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर है भाई, ये 1823 से 1900 इनका समय पीरियड है, ने लिखा है। मैक्स मूलर ने शून्ययुक्त दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति के बारे में ही लिखा। क्या लिखा है, भारतीयों की संसार को सिर्फ दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की एक ही देन होती, अन्य कुछ नहीं होता, तो भी यूरोप भारत का असीम ऋणी रहता। यानी कि जो स्थानमान अंक पद्धति है भारत ने विश्व को दी है, यूरोप को दी है, केवल अगर उसी की बात करें तो भी
सारा विश्व या फिर यूरोप भारत का सेम ऋणी रहता, बाकी की तो बाद की बातें हैं। यहाँ हम गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संक्षेप में विचार करेंगे। पहले बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में अंकगणित की। सिंधु मोहरों पर लिपि संकेतों के साथ कुछ खड़ी लाइनें भी हैं जिन्हें अंक संकेत माना गया है। इन संकेतों का आधार स्पष्ट नहीं है, इसमें अद्भुत एकरूपता और सूक्ष्मता है। इनमें द्विचर प्रणाली थी। द्विचर प्रणाली का मतलब देखो 1 2 4 8 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 फिर 64 इस तरह। तब बाद में 10 और 16 के गुणा होने वाली प्रणाली भी प्रयोग में लाई जाती थी। कुछ विद्वानों का विचार है हड़प्पा तोल प्रणाली भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व तक प्रयोग में चलती रही और इसलिए यह संभावना है कि यूनानी माप यूनेशियो जो 27.2 ग्राम है हड़प्पा के छोटे बात 27.584 ग्राम पर तैयार किया गया है, यानी कि इसके आधार पर ही इसको तैयार किया गया यूनानी माप को। बाद के काल में चाणक्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित बात का वजन हड़प्पा कालीन बाट श्रृंखला से काफी हद तक मिलता है। विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा काल में दशमलव प्रणाली का व्यवहारिक प्रयोग बाटों में भी होता था। आर राव के मत अनुसार हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किए गए दशमलव विभाजन का तार्किक उपयोग का प्रतिनिधित्व वैदिक युग में दिखाई देता है, यानी कि इससे आगे वैदिक युग में और भी ये बढ़ता है। उसका जो शुरुआत की थी हड़प्पा सभ्यता ने कह सकते हैं मैथ की, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? वैदिक युग में, ये कह सकते हैं हम, यानी इसमें दिखाई देता है। दूसरा, वैदिक काल में अंकगणित। शुरुआती वैदिक साहित्य में सरल अंक संकेतों का व्यवहार दिखाई पड़ता है। साधारण गणना वैदिक आर्यों में व्यवहारिक जरूरत थी, तो दूसरी ओर वैदिक चिंतन के माध्यम से बाद के काल में कुछ गणितीय सूत्र भी उनके साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगे थे। ऋग्वेद में संख्या नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 सहस्त्र आदि गिनती में मिलते हैं। सबसे बड़ी इकाई अयुत 10,000 तक जाते हैं। अयुत का उपयोग करके फिर 40,000 यानी चतुवारी अयुत का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सबसे बड़ी संख्या षष्ठी सहस्ता नवति नव यानी 60,099 है, जबकि यजुर्वेद में यह गिनती पराद यानी 10 खरब गिनाई गई है। विद्वानों का विचार है कि यह गिनती 10 गुणोत्तर है। ऋग्वेद में शून्य के उल्लेख को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। इस ग्रंथ के एक मंत्र में खे शब्द आया है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शून्य निकालते हैं, जबकि अन्य इसका अर्थ छिद्र यानी छेद लगाते हैं। उत्तर वैदिक सूत्रों में गणित के कई सूत्र मिलते हैं, जिनकी चर्चा ज्यामिति के अंतर्गत करेंगे। फिर है वेदोत्तर काल से आगे अंक गणित। अंक संकेतों का विकास ब्राह्मी लिपि में कई सदियों से होता रहा है। हमें इसके प्रारंभिक प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है अभिलेख है में संख्या 256 अंक संकेतों में लिखी गई है। और कैसे लिखी है देखो, इसे लिखने की पद्धति है 200 फिर 50 फिर 6 यानी 256 और लिखी गई। यदि यह दार्शनिक स्थानमान पद्धति में लिखी जाती है 2 5 और 6 यानी कि 256 जैसे वो ऊपर लिखा ऐसे लिखा जाता है, ये बताया गया है, यानी कि ये हट जाती है 0 और ये 1 लिखा जाता है 256। ये है दार्शनिक स्थानमान पद्धति, अभी मैंने बताया भी था। जैसे यहाँ ऊपर 256 लिखा हुआ ना, ऐसे ही लिखा है, यानी कोमा ये गलती से लग गया, 2 5 और 6 में ये लिखी रहती तो 256 इस तरह लिखा रहता है दार्शनिक स्थानमान पद्धति में। 5वीं सदी के अंत में महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और लगभग उसी के समकालीन वराहमिहिर ने अपनी रचनाओं में दार्शनिक स्थानमान पद्धति का उपयोग किया। उन्होंने अपने सूत्र और संख्याएं अंकों में न लिखकर शब्द अंकों या फिर अक्षर अंकों में लिखे हैं। ये शब्द अंक लिखने का निगम दाई से बाई ओर है। दार्शनिक स्थानमान पद्धति का अंक संकेतों में प्रथम उपयोग संखेड़ा जो कि गुजरात में है, दानपत्तर जो 549 ईस्वी में है, समय इसका में देखने को मिलता है। इसमें दी गई तिथि अंक और शब्द दोनों संकेतों में दी गई है। नेक्स्ट है ज्यामिति। मैथ के 3 अंक होते हैं, आपको पता ही होगा, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति। तो अंक गणित हमने कर लिया, अब ज्यामिति की बारी है। ज्यामिति गणित विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, त्रिभुज, वर्ग, शंकु, बेलन इत्यादि के गुणों का अध्ययन किया जाता है। भूमि की लंबाई चौड़ाई नापने, घेरा एवं क्षेत्रफल निकालने इत्यादि के लिए इस विधा का उदय व विकास हुआ। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ
भूमि यानी मापना ही है, जैसे कि संधि विच्छेद करें जया यानी पृथ्वी, मिति यानी कि मापना। यूनानी शब्द जियोमेट्री का अर्थ भी यही है। भारत में इसके लिए रेखा गणित, अक्षेत्र गणित, अक्षेत्र मिति इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इस संदर्भ में भारत में सबसे प्राचीन नाम सुलभ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है डोरी या रस्सी। संस्कृत में सुलभ का अर्थ नापना या फिर मापना है। ज्यामिति के सूत्र सभी प्राचीन सभ्यताओं मिस्र, बेबीलोनिया, चीन, भारत, यूनान में खोजे जा सकते हैं। ईसा से लगभग 3 शताब्दी पूर्व के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड को तो ज्यामिति का जनक कहा जाता। 3 शताब्दी पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, क्योंकि इस संदर्भ में उस समय तक ज्ञात तथ्यों को उसने तार्किक रूप से क्रमबद्ध किया था। भारत में ज्यामिति की परंपरा बहुत पुरानी है। हड़प्पा कालीन पुरा अवशेषों में इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। वैदिक काल के सुलभ सूत्रों में विकसित ज्यामिति के दर्शन होते हैं। सुलभ सूत्र बता दूं, हिंदू जब हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं उसमें सूत्र आता है जिसमें कल्प सूत्र कहते हैं, जिसके 4 भाग होते हैं, जिसमें ग्रह सूत्र, कर्म सूत्र, उसे ही में एक सुलभ सूत्र भी है। ग्रह सूत्र में ग्रह के बारे में नियम बताया। सुलभ सूत्रों में क्या है? सुलभ सूत्रों में बता दूं, यज्ञ वेदियां। सुलभ सूत्रों में क्या है? यज्ञ वेदियां, जो यज्ञ किए जाते थे उस समय में, जो यज्ञ वेदियां जिसको हम तो केवल मंडप कह देते हैं, लेकिन वो यज्ञ करने का जो स्थान होता था जहाँ हवन सामग्री डाली जाती है, वो बड़े ऊंचे और वो बनाए जाते थे। वो किस आकार में बनाए हैं, चतुर्भुज बनाने हैं, त्रिभुज बनाने हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई करके बनाने हैं, सारे सुलभ सूत्रों में ही लिखे होते थे। ये है सुलभ सूत्र, आपको मैं बता दूं। तो सुलभ सूत्रों में विकसित ज्यामिति के दर्शन होते हैं। बाद की सदियों में आर्यभट्ट, ब्राह्मीर व अन्य गणितकों की रचनाओं में ज्यामिति के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को विकसित किया गया है, जिसका महत्व आज भी है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है वह आर्यभट्ट की विधि पर आधारित है। त्रिकोणमिति अगर आजकल तो ट्रिग्नोमेट्री ही कहते हैं, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। हड़प्पा काल में ज्यामिति। अब हड़प्पा के निवासी ज्यामिति की गहरी जानकारी रखते थे। उन्होंने नियोजित नगर बसाए थे। गलियों, सड़कों और नालियों का प्रबंध, सार्वजनिक भवनों का निर्माण ज्यामिति ज्ञान के अभाव में संभव नहीं था। नालियों में टी आकार की, मकानों के कोनों में एल आकार के तथा कुओं में गोलाकार ईंटें लगी हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, लोथल की डाकयार्ड यानी कि गोदी जहां जहाज ठहरते थे। सभी से यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ अब से लगभग 4500 वर्ष पहले ज्यामिति का प्रयोग बखूबी होता था। लोथल से मिला हाथी दांत से बनाया गया पैमाना एक पुख्ता प्रमाण है, हालांकि टूटा हुआ मिला है हाथी दांत का। टूटे हुए इस पैमाने पर 27 रेखाएं दिख रही हैं। इनमें से 6 यानी कि जो 6ठे नंबर की है और 21वीं रेखा अपेक्षाकृत लंबी है, जो स्पष्ट करती है कि हड़प्पावासी सूक्ष्म माप प्रणाली संभवतः दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता पर शोध करने वाले विद्वान यह स्वीकारते हैं कि वो लोग माप तकनीक में तो माहिर थे ही, साथ ही वे वृत्त व कोण के विचार तथा परिधि और व्यास के बीच अनुपात की जानकारी भी रखते थे, और वो संभवतः व्यवहार पाई के काम चलाओ मान से अवगत थे, यानी कि जितना उनसे काम चल जाए पाई के इतने मान को वो समझते थे, इतने मान को वो जानते थे। आगे है वैदिक काल में ज्यामिति। सिंधु घाटी की तरह वैदिक काल के नगर अवशेष नहीं मिलते, यानी कि जिस तरह सिंधु घाटी में नगर थे, वैदिक काल में नगर नहीं थे, वहां गांव थे। ज्यादातर ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता, याद रखना। आर्य लोग साधारण घरों में सादे तरीके से रहते थे। ऋषिगण अंतःप्रज्ञा के साथ गहन चिंतन करते थे। अंतःप्रज्ञा का मतलब होता है बिना तर्क किए और बिना अनुमान के ही ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता। ऋषिगणों का यानी कि जो समाधियां लगाते थे, आध्यात्मिक रूप से बैठते थे, बिना तर्क किए, कोई किसी बात पर तर्क नहीं, ना ही कोई अनुमान, आध्यात्मिक रूप से एक गहन चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते थे। वो है यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है। फलतः दर्शन और चिंतन क्षेत्रों में उन्होंने अवधारणाओं को विकसित किया, यानी अपने अपने कंसेप्ट पर विकसित किए। ज्यामिति के क्षेत्र में तो ये अवधारणाएं उल्लेखनीय है। सुलभ सूत्रकारों ने यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए सूत्र रचे। पहले ही बताया था मैंने, यज्ञ वेदियां बनाई। इन सूत्रों में वेदियों की विधा, मंडपों के माप और अनेक आकार विन्यास के नियम दिए गए हैं। बोधायन, आप स्तंभ, कात्यायन आदि इनके रचनाकार हैं। यह सूत्र उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है, उत्तर वैदिक काल के हैं।
सुलभ सूत्रों में पद यानी कि 15 उंगुल बराबर, ये शब्द पद मिला है, पद का मतलब था 15 उंगुल, और 15 उंगुल बराबर होते हैं 28.5 सेंटीमीटर। फिर युग का मतलब 86 उंगल, बाहु का 36 उंगल इत्यादि माप दिए गए हैं। सूत्रकारों ने त्रिकोणाकार, वृत्ताकार, समभुज, चतुर्भुज आधार की चीटियां यानी कि वेदियां बनाने के नियम और कई तरीके से उनका क्षेत्रफल निकालने की विधियां भी बताई हैं। फिर वेदोत्तर काल से आगे, वेदोत्तर काल से पूर्व मध्य काल में कई महान गणितज्ञ हुए, मतलब कि समय पर देखें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी का समय बोला गया यहाँ पर वेदोत्तर से पूर्व मध्य काल में। जिनमें से प्रमुख आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, श्रीधर, महावीर आचार्य, भास्कर आचार्य, ये इत्यादि है। और भी आप देख सकते हैं ये नाम लिखने के बाद। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्यभट्टीय समय 499 ईस्वी नामक ग्रंथ लिखा, यानी आर्यभट्ट 499 में लिखा। आप 499 - 23 करोगे तो उनका जन्म भी निकल आएगा। इसके दूसरे भाग में जो इस बुक है, इसका दूसरा भाग में गणित के 33 श्लोक हैं, जिनमें त्रिकोणमिति और सरल समीकरणों के नियम दिए गए हैं। आर्यभट्ट विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं में दक्ष था। उसके द्वारा निर्धारित पाई का मान जो 3.1416 है, दशमलव के 4 अंक स्थानों तक से, यानी कि आज भी पाई का लगभग मान यही है। गणित में वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात का मान बहुत ही महत्व रखता है। आर्यभट्ट से पहले यह माना गया कि 3 या फिर वही इसको रूट्स 10 वर्गमूल 10 कुछ 10 ऐसा बोलते हैं। मैथ मेरा ठीक ठाक सा ही है, इसलिए आप समझ जाना ये है, लिया जाता था। किससे पहले? आर्यभट्ट से पहले। आर्यभट्ट यह भी जानते थे कि यह अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या भी मैथ की बेटरम है। अप्रिमेय संख्या का मतलब, मैं अप्रिमेय का मतलब बताता हूँ, जिसका नाप तुलना हो सके। तो अप्रिमेय संख्या मैथ की भाषा में बात करें जिसे भिन्न पी या क्या होता है मैथ में, उसके रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो संख्या अप्रिमेय संख्या होती है। इसलिए उसने अपने मान को आसन बताया। आसन का मतलब होता है अति निकट या नजदीक है, यानी कि जो ठीक के बिल्कुल नजदीक है, उसने अपना मान यह बताया जो आर्यभट्ट ने दिया है। 7वीं सदी के गणितज्ञ फिर ब्रह्मगुप्त की भी ज्यामितीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ब्रह्मस्फुट या फिर ब्रह्म सिद्धांत 628 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि लिखी इसने। एक ही बुक का नाम है ब्रह्मस्फुट और ब्रह्म सिद्धांत, और दूसरी बुक का नाम इसका खंड काव्य जो 665 ईस्वी में लिखी थी। पुस्तक में गणित और ज्योतिष दोनों का वर्णन मिलता है, यानी कि वो गणितज्ञ भी थे और महान ज्योतिष आचार्य भी। इन्हीं रचनाओं का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ है और अरब से फिर यह भारतीय गणित और ज्योतिष का ज्ञान कहाँ? यूरोप में पहुंचा। ब्रह्मस्फुट के कुल 24 अध्याय हैं, और जिसमें से जो 12वां अध्याय है वो गणित अध्यक्ष, जिसका नाम है, में अंक गणित के साथ ज्यामिति पर भी प्रकाश डाला गया है। उनके द्वारा किया गया चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ज्यामिति गणित के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। भास्कर द्वितीय, जिसको भास्कर आचार्य भी कह रहे हैं, 12वीं सदी में हुए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गणित की सभी शाखाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और क्रय गणित सभी का विवेचन किया है। ज्यामिति में उन्होंने समकोण त्रिभुज के कई व्यवहारिक उदाहरण दिए। स्पष्ट है कि ज्यामिति में भी भारत की उपलब्धियां दुनिया के गणित इतिहास में विशेष महत्व रखती है। अब लास्ट है इसका एक पार्ट, बीज गणित। तो बीज गणित की बात करें तो यह गणित की तो शाखा है जिसने आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक को गति देने में अहम भूमिका निभाई, यानी कि इसी शाखा ने, बीज गणित शाखा ने, कैलकुलस का विकास बीज गणित से हो पाया है। कैलकुलेशन जो करते हैं, बीज गणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहा जाता है, जो कि अरबी भाषा में गणित के ग्रंथ अलजबर से बिगड़ कर बना है। अलजबर के लेखक, जबर आएगा भैया जब लिखा हुआ, अलजबर के लेखक मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को यूरोप में बीज गणित का जन्मदाता माना गया है। यह बात काफी बाद में सामने आई थी। अरबी गणित को एवं ज्योतिषों के आदि गुरु ब्रह्मगुप्त, यानी कि इनके आदि गुरु कौन थे, या फिर अल ख्वारिज़मी में ब्रह्मगुप्त, अभी हमने ऊपर बात की ना, इन्हीं की बुकों को अरबी भाषा में कन्वर्ट किया गया था। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मस्फुट या फिर ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य थी, जो खलीफा अल मशहूर के शासनकाल जो 8वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि 750 के बाद में हुए हैं। खलीफा अल मशहूर में अरबी में अनुवाद की गई, यानी कि किसके समय की? खलीफा। ये होता है इस्लाम में जो सबसे ऊंचा पद या धर्मगुरु होता है उसको खलीफा बोला जाता है, और खलीफा का क्या नाम है? अल मशहूर। और कब? 750 के बाद।
तब इसकी जो बुकें हैं अरबी भाषा में कन्वर्ट की गई थी, अनुवाद की गई थी। अरबी ग्रंथों से फिर भारतीय गणित व ज्योतिष का ज्ञान कहाँ पहुंचा? यूरोप के देशों में। बख्शाली हस्तलिपि ईसा की पहली दूसरी सदी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 100 या 200 साल पहले में बीज गणित के कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन इसकी तार्किक व्याख्या ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सपुट में ही मिलती है। इस ग्रंथ का 18वां अध्याय कटुक अध्याय है। उन्होंने बीज गणित के लिए क्या शब्द कुटुक गणित शब्द का प्रयोग किया? किसने? ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित के लिए क्या शब्द किया है इस्तेमाल? कुटुक गणित। जबकि बीज गणित शब्द का पहला प्रयोग जो शब्द है बीज गणित, इसका जो पहला प्रयोग है वह ब्रह्म सपुट के टीकाकार पृथुक स्वामी ने जो 860 ईस्वी में आए ने किया है। टीकाकार का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी अगर कोई दुर्बोध या गूढ़ ग्रंथ है जिसका अर्थ समझना मुश्किल है, उस अर्थ का स्पष्ट करने के लिए यानी उस गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उस पर जो टीका लिखी जाए यानी कि उस बुक को एक सरल शब्दों में लिखे उसको टीकाकार कहते हैं। टीका लिखना, जैसे कि ब्रह्मगुप्त की जो बुक थी ब्रह्म सपुट, कुछ ही लोगों को समझ में आ सकती थी जो काफी पढ़े लिखे हों, काफी गूढ़ अर्थ थे उसमें यानी कि संकेत थे, तो उसको एक आम अर्थों में यानी कि आम लोग भी समझ सके उसने लिखा है, उसको टीकाकार कहा है। किसने लिखा? पृथुक स्वामी ने, याद रखना। बीज गणित की खोज प्राचीन यूनान में भी हुई, लेकिन ब्रह्मगुप्त पहले भारतीय गणितज्ञ है जिसने बीज गणित में शून्य व्यवहार का उपयोग किया। यह अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। इसका आगे विकास भास्कर आचार्य ने किया, जिसको भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। भास्कर आचार्य ने तो बताया कि शून्य को शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य नहीं बल्कि अनिर्णित रहता है। कलन यानी कैलकुलस आधुनिक भारत का प्रमुख क्षेत्र है, जिसके आविष्कार न्यूटन 1642 से 1727 का टाइम पीरियड को माना जाता है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भास्कर आचार्य पहले भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने कलन गणित के क्षेत्र में प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत किए, यानी कि न्यूटन से भी पहले भास्कर आचार्य ने किए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे गणित के ऊपर, प्राचीन भारत में गणित। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे हमारी कोई न्यू वीडियो आती है तो आपके पास हमारी वीडियो तुरंत ही पहुंच जाए।